नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काला प्रेत और देश के दुश्मन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रिय पाठकों, आप महाबली शेरा और काला प्रेत के मनोज चित्रकथा के कई कारनामे पढ़ चुके हैं। महाबली शेरा के जीवन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो किसका बेटा था और कैसे जंगल का बेताज बादशाह बना। परंतु काला प्रेत के बारे में जानने की उत्सुकता अवश्य आपके दिलों में होगी। अतः काला प्रेत के जीवन संबंधी घटना का प्रस्तुतिकरण हम प्रस्तुत चित्रकथा में कर रहे हैं। प्रस्तुत चित्रकथा में आपको मालूम होगा कि काला प्रेत वास्तव में कौन है, उसका असली नाम क्या है और वो क्यों शरीफों का दोस्त और बदमाशों का दुश्मन काला प्रेत बना। माफ करना, घर में घुसकर मारना मेरी आदत है। ओह, काला प्रेत। एक दिन महाबली शेरा काला प्रेत के निमंत्रण पर अपने दोस्त चिंपी के साथ उसकी गुफा में भोज के लिए पहुंचा। आओ मित्र, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज ये दावत किस खुशी में बंधु? आज के दिन मेरे पिता ने बुराई और अत्याचार के विरुद्ध जंग छेड़ी थी। मुझे प्रसन्नता है कि मैं उनके अधूरे कार्य को पूरा करने में आज भी जुटा हूँ। और ये दावत आज के दिन ही एक अच्छे दोस्त के मिलने की खुशी में। मेरे विषय में तुम सब कुछ जान ही चुके हो मित्र। क्या तुम अपने और अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगे? मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। आखिर तुम कौन हो और ये वेश तुमने क्यों धारण किया है? जरूर बताऊंगा दोस्त, क्योंकि मुझे तुम पर अपने से भी ज़्यादा विश्वास है। लेकिन अपने विषय में बताने से पहले मैं तुम्हें एक और काले प्रेत की कहानी अवश्य सुनाना चाहूँगा। विश्वास करने का धन्यवाद। मैं वो कहानी सुनने को उत्सुक हूँ। काला प्रेत ने शेरा को कहानी सुनानी आरंभ की। तो सुनो, आज से 55 साल पहले भी इस धरती ने एक बहादुर किंतु भोले भाले इंसान को जन्म दिया था, जो 25 वर्ष पूर्व काला प्रेत बनकर दुनिया में नाम अमर कर गया। वो काला प्रेत एक देशभक्त और बहादुर इंसान था। अरे बैंक लुटेरे, खबरदार कोई सामने ना आए। जल्दी निकल चलो छोकरो, जल्दी गाड़ी तक पहुंचो। आ, आ, ओह, बैंक लुटेरे वो शरीफों का दोस्त और बदमाशों का दुश्मन था। बहुत खून खराबा कर चुके, अभी इनकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। ठहरो शैतानों, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। काला प्रेत के रहते तुम्हारा आज़ाद रहना असंभव है। और फिर अरे बाप रे, उफ, काला प्रेत ये कमबख्त कहाँ से आ गया? आह, हाय मरा, आई। बॉस ने काला प्रेत पर फायर करना चाहा, लेकिन काला प्रेत उससे भी ज्यादा तेज निकला। इतनी जल्दी भी क्या है दोस्त? उफ। फिर काला प्रेत ने बॉस को घूंसों पर रख दिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो काला प्रेत, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। लालच में काला प्रेत कभी नहीं फंसता बच्चू। तभी पुलिस वहां आ पहुंची। संभालो इन बैंक लुटेरों को इंस्पेक्टर। सिपाहियों, डाल दो हथकड़ियाँ इन्हें। पुलिस उसे रहस्यमय इंसान समझते हुए भी उस पर पूरा विश्वास करती थी और उसे अपना मददगार समझती थी। हम तुम्हारे आभारी हैं काला प्रेत। ये मेरा कर्तव्य था इंस्पेक्टर, एहसान नहीं, नमस्कार। देश के दुश्मनों के विरुद्ध वो पुलिस की पूरी मदद करता था। हेलो, कौन? ओह, काला प्रेत, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे खबर मिली है कि इंस्पेक्टर की आज रात पूर्वी तट पर कुछ स्मगलर अपना माल उतार रहे हैं। आशा है आप पुलिस फोर्स के साथ जरूर पहुंचेंगे। अवश्य। उसी रात, जल्दी करो छोकरो, देर करने में खतरा हो सकता है। तभी वहां पुलिस आ पहुंची। काला प्रेत की सूचना ठीक निकली। यही मौका है इन्हें धर दबोचने का। खबरदार कोई भागने की कोशिश ना करे। अरे बाप रे, पुलिस, भागो! बॉस ने भागने की कोशिश की, लेकिन तुम बचकर कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारा ठिकाना तो अब जेल में होगा। संभालो इंस्पेक्टर, इसे भी कमबख्त भाग निकलने की कोशिश में था। धन्यवाद काला प्रेत, ये एक भगोड़ा अपराधी है।
कई संगीन मामलों में हमें इसकी तलाश थी। इसका मुख्य धंधा विदेशी शराब की स्मगलिंग है। इसी तरह अनेकों बार हवलदार, तुरंत पुलिस फोर्स को तैयार होने का निर्देश दो, हमें जल्दी ही मिडनाइट क्लब पर छापा मारना है। काला प्रेत की सूचना अनुसार वहाँ बहुत बड़ा जुए का अड्डा है। यस सर, मिडनाइट क्लब के एक गुप्त तहखाने में। ये एक चाल मेरी भी। सो बस भाई, जेब खाली हो गई। पुलिस से पहले काला प्रेत वहां पहुंचा। बताओ, तहखाने का गुप्त मार्ग कहाँ है? बाप रे, काला प्रेत, बताता हूँ। फिर काला प्रेत को तहखाने में पहुंचते देर न लगी। खबरदार, जब तक पुलिस यहाँ ना पहुंच जाए, कोई अपनी जगह से ना हिले। ओ माय गॉड, काला प्रेत, उफ, ये शैतान यहाँ भी आ पहुंचा। तभी क्लब का मालिक गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। बचकर जाने न पाए, आज इसका भी किस्सा खत्म कर दो। तो इन चमचों से निपटना ही पड़ेगा। और अगले ही पल धड़ाक, उफ, आह। काला प्रेत ने फौलादी लात और घुस्सों के आगे कोई भी ना टिक सका। हाय मरा, हाय। मुकाबला करो बुज़दिलो, तुम भी लो और तुम भी। काला प्रेत के ये लात और गुस्से तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। फिर काला प्रेत उनके मालिक की ओर पलटा। अब तुम्हारा नंबर है जुआरियों के सरताज, लो संभालो। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। जो जहां है वहीं रहे। सिपाहियों, पकड़ लो इन जुआरियों को। सभी पकड़े गए। बिल्कुल ठीक समय पर आए इंस्पेक्टर, लीजिए संभालिए इसे भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काला प्रेत, इन्हें पकड़वा कर तुमने देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जुए के बहाने ये लोग भोले भाले इंसानों की जेबें साफ किया करते थे। पुलिस अपने मददगार काला प्रेत की असलियत जानने की उत्सुक थी। लेकिन काला प्रेत, क्या तुम अपना चेहरा हमें नहीं दिखाओगे? जनता भी तुम्हें असली चेहरे में देखकर अति प्रसन्न होगी। दुनिया में तुम्हारा नाम बढ़ेगा। मैं शोहरत का भूखा नहीं इंस्पेक्टर, मुझे देश सेवा की ही भूख है और अपने कर्तव्य से प्यार। अद्भुत इंसान था वो, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि वो आखिर था कौन और काला प्रेत बनने के पीछे उसकी क्या कहानी थी। वही बता रहा हूँ दोस्त। काला प्रेत का चोला धारण करने से पहले वो एक साधारण इंसान था, बिल्कुल सीधा साधा। उसका नाम आजाद था। अपनी माँ के साथ वो शहर में एक साधारण से मकान में रहता था। माँ के अलावा दुनिया में उसका कोई नहीं था। जब उसने अपनी शिक्षा पूरी की, हुर्रे माँ, मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गया हूँ। माँ ने ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया था। मुझे आशीर्वाद दो माँ। जुग जुग जियो बेटा, आज मेरी वर्षों की तपस्या पूरी हुई। बेटा, अब मैं इस घर का बोझ उठाते उठाते थक चुकी हूँ। बस एक सुंदर सी बहू ले आओ और मुझे इस बोझ से मुक्त करो। बस माँ, मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। और वो नौकरी तलाशने लगा। सब कुछ ठीक है मिस्टर आज़ाद, लेकिन नौकरी पाने के लिए किसी वीआईपी की सिफारिश की भी ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। सॉरी, ये जगह आपको नहीं मिल सकती। ओह, माफ़ करना भाई, हमें ईमानदार पढ़े लिखे शरीफ की नहीं, बल्कि ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो चालाक होने के साथ साथ झूठ बोलना और सफाई से हेरा फेरी करना जानता हो। हमारा लाभ मिलावट में है। मुझे भी ऐसी नौकरी की ज़रूरत नहीं। काम तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन रुपए 10,000 देने होंगे, वरना बिना दाम के काम नहीं। ओह, यहाँ भी रिश्वत। दूसरी जगह ट्राई करता हूँ। दूसरी जगह सेठ रामलाल मुर्दाबाद, रामलाल मुर्दाबाद। हम मिल में आग लगा देंगे। हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ तो पहले ही गड़बड़ है, नौकरी मिलनी मुश्किल ही लगती है, फिर भी कोशिश करता हूँ। जब वो अंदर पहुंचा, इस कमबख्त मनोहर ने फिर हड़ताल करा दी। अब इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही होगा, वरना ये हमें चौपट करके रख देगा। सेठ जी, यदि आप कहें तो आज रात ही इसे हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया जाए। हाँ, लेकिन सफाई से, किसी को कानो कान भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। ये 10,000 तुम लोगों के लिए, आपस में बांट लेना। निश्चिंत रहें सेठ जी।
ये लोग तो खूनी साबित हुए। किसी भी गरीब की जान ले लेना इनके लिए मामूली सी बात है। चलना चाहिए। वो नौकरी की तलाश में भटकता ही रहा। सॉरी, कोई जगह नहीं है। लगता है कहीं काम नहीं मिलेगा। ये डिग्रियां बेकार है। उसे नौकरी नहीं मिली। हर तरफ छल, फरेब, अराजकता, झूठ और बेईमानी का बोलबाला था। सरकार मुर्दाबाद, हमें न्याय चाहिए। हे ईश्वर, कहीं भी शांति नहीं। कोई शरीफ और ईमानदार इंसान कैसे जी सकता है इस माहौल में। तभी सामने किसी कंपनी का बोर्ड देखकर आखिरी चेष्टा भी कर देखता हूँ। वो भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन वहाँ अब तुम हमारा राज किसी को नहीं बता पाओगी। आई! तभी खून की दृष्टि तभी खूनी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसे पकड़ो मूर्खो, उसने सब देख लिया है। वो सिर पर पैर रखकर दौड़ पड़ा। किसी तरह उन खूनियों से जान बचाकर वो वापस घर लौटा। कोई काम मिला बेटा? नहीं माँ, और शायद मुझ जैसा इंसान को काम कभी मिलेगा भी नहीं। माँ, तुम्हारी तबीयत खराब मालूम देती है। हिम्मत मत हारो बेटा, एक न एक दिन नौकरी अवश्य मिलेगी। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। आह! कुछ नहीं बेटा, बस हल्की सी खांसी है। तुम चिंता मत करो, खाना खा लो। हाँ माँ, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। परंतु भोला भाला आजाद इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। रात के समय जब वो सोया हुआ था तो भगवान जैसे उसके सपने में प्रकट हुए। उठो आजाद, तुम्हारा देश अशांति और संकट के दौर से गुजर रहा है। तुम्हें पापियों और अधर्मी लोगों को तो शरीफों की सुख शांति छीन रहे हैं। संहार करना है, दिन दुखियों की सहायता करना है। उठो, जाओ और शेर के समान दुष्टों पर टूट पड़ो। पापियों से गरीब, ईमानदार और नेक इंसानों को मुक्ति दिलाओ। जब उसकी नींद खुली, ओह, ये कैसा विचित्र सपना था। क्या वास्तव में प्रभु मुझसे ऐसा चाहते हैं? तभी उसकी माँ बुरी तरह खांसती हुई उठ बैठी। क्या हुआ माँ? लगता है माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ओह, तुम्हें तो तेज बुखार है माँ। ठहरो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रहने दे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो चिंता मत कर। लेकिन उसने माँ की एक ना सुनी और डॉक्टर को बुलाने चला गया। जल्दी वो डॉक्टर को लेकर वापस लौटा। डॉक्टर ने माँ का निरीक्षण किया। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। डॉक्टर साहब, क्या बीमारी है माँ को? ये हर समय खांसती क्यों रहती है? इन्हें टीबी है। यदि ठीक से इलाज नहीं किया गया तो इनकी मृत्यु तक हो सकती है। घबराओ नहीं आजाद, ये पर्ची लो। इसमें मैंने दवाइयाँ लिख दी है। ये इन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन 2-3 दिन बाद ये इन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन दो। 3 दिन बाद मुझे खबर देना। ओह, पता नहीं ये दवाइयाँ कितने की आएंगी। मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। धड़कते हृदय से आज़ाद एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा। ये तो बहुत कीमती दवाइयाँ हैं, लगभग 200 रुपये की। परंतु मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मुझे 15 रुपये हैं, कुल 15 रुपये हैं। यदि यदि लेकिन यदि आप ये दवाइयाँ उधार तो तो यहाँ क्या धर्मार्थ की दुकान समझ कर आए थे? चलो फूटो यहाँ से। पुनः वो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, अब तो आप ही का सहारा है। मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। नौकरी मिलते ही सर्वप्रथम आपका सारा पैसा चुका दूंगा। बिना चढ़ावे के तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। फिर मैं तो इंसान हूँ। समय बर्बाद मत करो और अपनी माँ को किसी खैराती अस्पताल में ले जाओ। मजबूरन आज़ाद अपनी माँ को लेकर टीबी अस्पताल पहुंचा। मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर, इनकी तबीयत सॉरी, यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। फिर यहाँ पर्याप्त दवाइयाँ भी तो नहीं है। यहाँ तो वही इलाज करने आते हैं जो अपनी गांठ से दवाइयाँ लाते हैं। वो हर तरफ से निराश हो उठा। तो परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। भला बिना दवाई के भी कोई ठीक होता है माँ? कुछ दिनों में उसकी माँ चरपाई से लग गई।
हे ईश्वर, मैं क्या करूं? क्या बिना दवा दारू के मेरी माँ दम तोड़ देगी? अब तो मुंह से खून भी निकलने लगा है। और फिर एक दिन, माँ, माँ, तू भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ भी मुझसे रूठ कर चली गई। धिक्कार है ऐसे अर्थहीन जीवन पर। तभी आजाद को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ आग की लपटों से निकली हो और उससे फरियाद कर रही हो। उदास होने एवं धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा बेटा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा कि फिर कोई अभागिन माँ बिना दवा दारू के ना मरे। ये तुझे करना होगा मेरे बेटे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ माँ, ज़रूर ऐसा ही कुछ करूँगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वचन पाकर मानो माँ को शांति पहुंची और वो ओझल हो गई। वो सपना, शायद प्रभु भी मुझसे यही चाहते हैं। मुझे अब असाधारण इंसान बनना होगा, एक ऐसा इंसान जिससे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भयभीत हो और नेक एवं ईमानदार इंसान प्रसन्न। उसके बाद उसने काले रंग का एक लिबास तैयार किया, बिल्कुल मेरे लिबास की तरह ही। हाँ, ये काला लिबास ठीक रहेगा। अब अब जन साधारण मुझे काला प्रेत के नाम से पहचानेगा। काला प्रेत जो गरीब दिन दुखियों का दोस्त और बदमाशों का दुश्मन होगा। और आजाद आजाद से काला प्रेत बन बैठा, दिन दुखियों का हमदर्द एवं बदमाशों का दुश्मन। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है एवं कहाँ जाता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, दुष्टों का नाश करके अपने देश को खुशहाल बनाना, अराजकता एवं अशांति को दूर करना। जल्द ही अपराधी दुनिया में उसने अपने कारनामों से आतंक पैदा कर दिया और शरीफ इंसानों ने शांति की सांस ली। नीच, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आई काला प्रेत, आज से तुम्हारी चोर बाजारी खत्म। मुझे माफ कर दो काला प्रेत। मुझे माफ करने की आदत नहीं है। काला प्रेत के साहसिक का कारण से पुलिस भी आश्चर्यचकित हो उठी। सर, इस विचित्र इंसान काला प्रेत ने तो अपराधी दुनिया में तहलका मचा दिया। सर, काला प्रेत से अपराधी घबरा उठे हैं। कोई भयंकर अपराधी को उसने पकड़वाया भी है। काला प्रेत, निसंदेह ये इंसान हमारे लिए रहस्यमय है, लेकिन चूंकि वो कानून की ही मदद कर रहा है, इसलिए हमें उसे अपना दोस्त समझना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा, काला प्रेत बदमाशों का दुश्मन और एक देशभक्त इंसान प्रतीत होता है। अतः मैं चाहता हूं कि जब भी उसकी ओर से कोई सूचना मिले, उस पर तुरंत अमल किया जाए और उसकी पूरी पूरी सहायता की जाए। यस सर। राइट सर। अब आजाद अकेला नहीं था। उसके छोटे से परिवार में सुंदर सी पत्नी और इकलौता पुत्र भारत भी था। बदमाशों से लूटे गए धन में से वो अपना एक छोटा सा हिस्सा रख बाकी सब पैसा दिन दुखियों और गरीबों में बांट देता था। उसी बचाए गए धन से उसने एक भवन तैयार किया। काला प्रेत जिंदाबाद। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम सदा अमर रहो बेटा। यहाँ वो अपने परिवार के साथ साधारण रूप में ही रहता था। एक दिन तुम्हें भी मैं एक बहादुर इंसान बनाऊंगा, देश का सिपाही और गरीबों का हमदर्द। खाना तैयार है, काला प्रेत शेरा को बता रहा था। दिन बीतते गए। काला प्रेत देश के दुश्मनों, अशांति, अराजकता एवं नराधमों से जूझता रहा। और एक रात, रोको रोको, मेरी मदद करो। ओह, कोई मुसीबत का मारा मालूम पड़ता है, शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। काला प्रेत तुरंत मोटरसाइकिल से उतरकर उसके निकट पहुंच गया। आप कौन हैं और आपकी ये दुर्दशा किस जालिम ने की है? समय कम है अजनबी दोस्त, और मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर इस आखिरी समय में मुझे तुम पर विश्वास करना ही होगा। सुनो, मैं एक जासूस हूँ। काफ़ी समय से मैं एक खूनी दल ब्लैक क्रॉस के पीछे लगा हुआ था। ब्लैक क्रॉस? हाँ, ब्लैक क्रॉस न केवल हमारे देश के गुप्त राज्य दुश्मन देशों को भेजता है, बल्कि एक बड़ा स्मगलर और खूनी भी है। आज रात भी हमारे देश का एक गुप्त राज वो दुश्मन देश को भेज रहा था, लेकिन मैं किसी प्रकार उस राज को प्राप्त करने में सफल हो गया। लेकिन ब्लैक क्रॉस के आदमी मेरे पीछे लग गए। उन्होंने मुझे गोली मारकर ख़त्म कर देना चाहा, परंतु मैं किसी तरह बचकर भाग निकलने में सफल हो गया। घायल ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकालकर काला प्रेत को देते हुए कहा,
यही है वो गुप्त राज। इसमें एक माइक्रो फिल्म है जिसमें हमारे गुप्त फौजी अड्डों की फोटो है। ओह, भयंकर। मेरे अजनबी दोस्त, ये फिल्म यदि दुश्मन देश के हाथ लग गई तो हमें भयानक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार इस फिल्म को मेरे चीफ मिस्टर भटनागर तक पहुंचा देना दोस्त, और उन्हें कहना एजेंट जीरो काम काम आ गया। अलविदा अजनबी सहायक, मेरे देश को मेरा अंतिम प्रणाम। घबराओ मत मित्र, यह अमानत काला प्रेत सुरक्षित देश के उच्च अधिकारियों तक अवश्य पहुंचाएगा। साथ ही साथ उन खूनी लुटेरों को भी सफाया करेगा। ओह, तुम काला प्रेत हो। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे विश्वास है कि अब ये राज दुश्मन तक नहीं पहुंच पाएगा। और उसके साथ ही घायल व्यक्ति यानी एजेंट जीरो ने दम तोड़ दिया। ओह, इस देशभक्त इंसान ने तो दम तोड़ दिया, जबकि ब्लैक क्रॉस के बारे में तो पूछना ही भूल गया था। खैर, वो कब तक छुपा रहेगा? मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा। पहले मिस्टर भटनागर से मिलूं और उन्हें एजेंट जीरो की अमानत सौंप दूं, उसके बाद देखूंगा। तभी खबरदार, अपने स्थान से हिलने की कोशिश न करना। खतरा। कुछ बदमाशों ने उसे आ घेरा। वो जासूस तो मर गया, लेकिन फिल्म जरूर इसके पास होगी। ब्लैक क्रॉस के ही साथी मालूम पड़ते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? वास्तव में वे ब्लैक क्रॉस के ही आदमी थे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो फिल्म हमारे हवाले कर दो। ज़रूर, लेकिन इससे पहले तुम्हें एजेंट जीरो की मौत की कीमत चुकानी होगी। क्या बकते हो? काला प्रेत भयानक अंदाज से उनकी ओर बढ़ा। और अपने ब्लैक बॉस और अपने बॉस ब्लैक क्रॉस का पता भी बताना होगा, लेकिन उससे पहले ही तुम मार दिए जाओगे। तब फिल्म तुम भी हासिल नहीं कर पाओगे। लो, संभालो। आह! सहसा काला प्रेत ने अपनी मोटरसाइकिल की ओर छलांग लगाई। फायर बचकर जाने न पाए। कोशिश करो छोकरो। दूसरे ही क्षण उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर उसे बदमाशों पर चढ़ा दिया। तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा मूर्खों, वरना बचोगे नहीं। बाप रे, हाय मरा। आई! बदमाशों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। क्यों आया मजा काला प्रेत से टकराने का? हाय मरा। उफ। कुछ देर बाद बताओ, ब्लैक क्रॉस कौन है और उसका ठिकाना कहाँ है? आह! मौका अच्छा है, निपटा दूं इसे। मुझे कुछ नहीं मालूम। आह! किंतु इससे पहले कि काला प्रेत उस बदमाश से कोई जानकारी प्राप्त कर पाता, उसके साथी ने काला प्रेत पर पीछे से फायर कर दिया। परंतु घायल होने के बावजूद भी काला प्रेत ने फायर करने वाले पर लंबी छलांग लगाई। कमबख्त, तुम भी नहीं बचोगे। परंतु तब तक बाकी के बदमाश संभल चुके थे। खबरदार, अब चुपचाप फिल्म हमारे हवाले कर दो। ओह, आखिर घिर ही गया। सहसा एक विचार के आते ही काला प्रेत उनसे बोला, ठीक है, मैं फिल्म देने को तैयार हूँ, जल्दी निकालो। शाबाश, ये कि तुमने अक्लमंदी। बदमाश काला प्रेत की मंशा को नहीं भाप सके। ये लो डिबिया, इसी में है वो फिल्म। हाँ, यही है वो डिबिया, लाओ। जैसे ये बदमाश डिबिया को लेने उनके निकट आए, काला प्रेत उन पर टूट पड़ा। धोखा। अगले ही पल काला प्रेत मौका पाते ही मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। अरे कमबख्तो, पकड़ो उसे, वरना बॉस हमें गोली से उड़ा देगा। निकल भागना ही उचित है। काला प्रेत को अपने चुंगल से निकल भागते देख बदमाशों ने उस पर बेतहाशा फायरिंग करनी आरंभ कर दी। कुछ गोलियां काला प्रेत के शरीर में जा समाई। मुझे सबसे पहले एजेंट जीरो के चीफ मिस्टर भटनागर से मिलना है। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि देश की अमानत देश के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकूं। घायल होने के बावजूद भी वो निकल भागने में सफल हो गया। ये तो पता तो यही है। ए ठहरो, कौन हो तुम? मुझे मिस्टर भटनागर से तुरंत मिलना है। मेरे पास समय बहुत कम है। ऐसे नहीं, पहले अपना परिचय दो। माफ़ करना भाई, समय कम होने के कारण फिलहाल मेरा परिचय यही है। चौकीदार को बेहोश कर काला प्रेत कोठी के भीतर प्रविष्ट हुआ और ढूंढता ढूंढता आखिर मिस्टर भटनागर के कमरे में पहुंच गया। मिस्टर भटनागर, मिस्टर भटनागर, उठिए।
एक विचित्र पोशाक पहने व्यक्ति को एकाएक अपने सामने देखकर सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर भटनागर पल भर के लिए बौखला उठे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरा नाम काला प्रेत है मिस्टर भटनागर। ओह, काला प्रेत तुम? समय बहुत कम है मिस्टर भटनागर। शनैः शनैः मेरी जिंदगी के क्षण कम होते जा रहे हैं, अतः ध्यान से सुनिए। आपका एजेंट जीरो बदमाशों के हाथ मारा गया है, लेकिन मरने से पहले मुझे ये फिल्म दे गया है जिसमें हमारे देश के महत्वपूर्ण फौजी ठिकानों का भेद है, जिसे ब्लैक क्रॉस नाम का अपराधी दुश्मन देश को भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एजेंट जीरो ने अपनी जान पर खेलकर किसी तरह इसे प्राप्त कर लिया। ओह। सारी कहानी सुनाने के पश्चात काला प्रेत ने वो छोटी सी डिबिया निकाली। इसे संभालिए और मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरो ठहरो काला प्रेत, मेरे बहादुर बच्चे, तुम तो बहुत घायल हो। कोई फायदा नहीं मिस्टर भटनागर, मुझे विश्वास है कि अब मौत मेरा ज़्यादा इंतजार नहीं करेगी, लेकिन मरने से पहले मैं अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता हूँ। परंतु काला प्रेत वहाँ रुका नहीं। कितना रहस्यमय किंतु कितना बहादुर इंसान है ये। हे ईश्वर, इसकी रक्षा करना। अब वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, पता नहीं अपनी पत्नी और बेटे भारत से मिल भी पाऊंगा या नहीं। परंतु ईश्वर भी शायद उसकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था। काला प्रेत किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ आपको? आज दुश्मनों का वार सफल हो गया राधा। उसकी पत्नी राधा, जो उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, उसकी ये दशा देख एकदम घबरा उठी। ठहरिए, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा राधा, मुझे पलंग पर लिटा दो। मेरा अंतिम समय आ गया है राधा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं देश के ही काम आया। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। बहादुरों की पत्नियां इस तरह आंसू नहीं बहाती राधा, बल्कि बहादुरी से अपने पति के अधूरे अरमानों को पूरा करने का वचन देती है। मेरी बात ध्यान से सुनो राधा, मैं भी आज तुमसे एक वचन चाहता हूँ। कहिए स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी। भारत बड़ा होकर काला प्रेत बने और वो मेरे अधूरे अरमानों को पूरा करे। यदि वो भी काम आ जाए तो उसकी पत्नी अपने बेटे को इसके लिए तैयार करे, और ये क्रम तब तक चलता रहे जब तक हमारा देश सारे जहां से ऊंचा और खुशहाल नहीं हो जाता। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो राधा। मैं वचन देती हूँ नाथ, आपके चरणों की सौगंध, मैं ऐसा ही करूँगी। अब मैं शांति से मर सकूंगा राधा। अच्छा, अलविदा, अलविदा। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, आपका बेटा। और काला प्रेत, देश की एक महान सपूत और देशभक्त ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने के बाद दम तोड़ दिया। स्वामी, स्वामी, मम्मी, पापा, आग में क्यों समा गए? सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है बेटे। तेरे पापा भी कुंदन बनकर भगवान से मिलने गए हैं। तब मम्मी, मैं भी कुंदन बनकर भगवान के पास जाऊंगा पापा से मिलने। पापा मुझे देखकर खुश होंगे ना मम्मी? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे, लेकिन कुंदन बनने से पहले तुम्हें सोना बनना पड़ेगा, अपने पापा की तरह एक बहादुर इंसान। मैं बनूंगा मम्मी। राधा को अपने पति को दिया वचन याद था। वो भारत को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगी। हाँ बेटे, अब निशाना लगाओ। भारत भी मन लगाकर सब कुछ सीख रहा था। देखा मम्मी मेरा निशाना? शाबाश मेरे बहादुर बेटे। धीरे धीरे भारत बलिष्ठ देह का भी स्वामी बन गया। शाबाश बेटे। लेफ्ट हैंड से घुसेबाजी में उसके हाथ देखते ही बनते थे। धड़ाक। बहुत अच्छे बेटे। जूडो कराटे में उसका कोई जवाब नहीं था। अब संभालो मेरे वार को गुरुदेव। जरूर भारत अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने में सफल होगा। ओह, अपने गुरु से वो हर युद्ध कला के दांव बखूबी सीख रहा था। राधा बेटी, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर जरूर एक महान योद्धा बनेगा। ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। युद्ध कला सीखने के साथ ही भारत हर प्रकार की ड्राइविंग भी सीख रहा था। कुछ माह में ही कार, विमान आदि चलाने में उसका कोई सानी नहीं रह गया।
और 10 वर्ष के लंबे अरसे के बाद राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन प्रतियोगिता में छोकरा एक चक्र भी नहीं टिक पाएगा। ये प्रतियोगिता मुझे जीतनी ही होगी। माँ ने कहा था ये मेरी अग्नि परीक्षा है। भारत जीतेगा, नहीं गोम्स जीतेगा। अब भारत एक शक्तिशाली गठे हुए शरीर का लंबा चौड़ा नौजवान था। पहले गोम्स ने हमला किया, धड़ाक। अच्छा प्रयास है। अब इस गाल पर भी दोस्त बहुत दमदार बन रहे हो, लेकिन दूसरा घूंसा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। गोम्स के दूसरे घूंसे के सामने भारत नहीं टिक पाएगा। अभी मालूम हुआ जाता है। गोम्स ने पूरी शक्ति से दूसरा घूंसा मारा, कड़ाक। वाह, मजा आ गया। यकीन नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे फौलाद का बना हो। अब मेरी बारी है दोस्त, चलो तैयार हो जाओ। मुकाबला रोचक ही होता जा रहा था। देखा, मजा आ गया। गोम्स भयभीत नजर आ रहा है। भारत ने पहला बार किया, उफ, और दूसरे बार में अरे बाप रे, सब दंग रह गए। आओ दोस्त उठो, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। वाह क्या बात है। नहीं, कदापि नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता। नहीं, विश्वास नहीं होता। केवल 2 हाथ। लेकिन गोम्स दोबारा उठ नहीं पाया। अरे, गोम्स तो बेहोश हो गया। विश्वास नहीं होता, भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन का ये हाल। राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर भारत घर वापस लौटा। माँ, मैं तुम्हारी परीक्षा में पास हो गया। देखो, सबूत के तौर पर यह इनाम लाया हूँ। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, लेकिन जो शिक्षा शक्ति और युद्ध कला तुमने हासिल की है वो इन इनामों को हासिल करने के लिए नहीं की है मेरे बेटे, बल्कि एक बहुत बड़ा इनाम हासिल करने के लिए की है, जिसके लिए मैं वर्षों से सपने संजोए बैठी हूँ। तुम आदेश तो करो माँ, कठिन से कठिन मुकाबला कर उससे मिलने वाला इनाम मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। वो इनाम तुम्हें किसी खेल में मिलने वाला नहीं है मेरे बेटे। फिर मैं जिस इनाम की बात कर रही हूँ वो इनाम है देशभक्ति के नाम का, और इस इनाम को पाने के लिए तुम्हें जिन प्रतिद्वंदियों का सामना करना होगा उनका नाम है देश के दुश्मन। मैं कुछ समझा नहीं माँ, समझाती हूँ, आओ मेरे साथ। उस गुप्त मार्ग को पहली बार देखकर भारत आश्चर्यचकित हो उठा। ये तुम मुझे कहाँ लिए जा रही हो माँ? सब जान जाओगे। राधा देवी भारत को लेकर एक तहखाने में पहुंची। आश्चर्यजनक, माँ, इस तहखाने के बारे में तो तुमने आज तक मुझे बताया ही नहीं था। आज के दिन की ही तो प्रतीक्षा कर रही थी। तभी भारत की दृष्टि दीवार पर लटके चित्र पर पड़ी। ये विचित्र तस्वीर किसकी है माँ? तुम्हारे स्वर्गीय पिता की। भारत आश्चर्य एवं क्रोध से चीख उठा। मेरे पिता? ये तुम क्या कह रही हो? एक नकाबपोश डाकू और मेरा पिता? हाँ, देश के दुश्मनों से लड़ने और प्रसिद्धि से बचने के लिए उन्होंने ये नकाब अपने चेहरे पर चढ़ाया था मेरे बच्चे। फिर भारत की माँ ने उसे अपने पिता आजाद उर्फ काला प्रेत के बारे में सब कुछ बताते हुए अंत में कहा, इस तरह देश के दुश्मन ब्लैक ब्लैक क्रॉस के दल से लड़ते हुए तुम्हारे पिता शहीद हो गए। मरते हुए तुम्हारे पिता की यही अंतिम इच्छा थी कि तुम भी उन्हीं की तरह नेक, दयालु एवं बहादुर होते हुए गरीब एवं दुर्बलों की लाठी बनो। ओह, ये राज तुमने आज तक मुझसे क्यों छिपाए रखा माँ? मैं अब तक उन खूनियों की बोटी बोटी नोच चुका होता। सब कुछ जानकर भारत क्रोध से पागल हो उठा। क्रोध से नहीं, तुम्हें धैर्य एवं विवेक से काम लेना होगा बेटे। तभी तुम उन हत्यारों का सफाया करने के साथ साथ देश का भी कुछ भला कर सकोगे। तभी तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति पहुंचेगी। तुम्हारी सौगंध माँ, मैं पिताजी की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। अब तुम जल्दी से मुझे ब्लैक क्रॉस के बारे में बताओ। मेरी भुजाएं कुछ कर गुजरने के लिए फड़क रही है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। वो अब तक जिंदा भी होगा अथवा नहीं, ये भी नहीं कह सकती। अब ये सब कुछ तुम्हें ही मालूम करना होगा। तुम चिंता ना करो माँ, यदि वो जिंदा हुआ तो मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा।
शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। फिर राधा देवी ने एक अलमारी खोली। ये तुम्हारे पिता की विशेष पोशाक है। इसे पहनने के पश्चात अपराधी जगत, जनसाधारण एवं पुलिस की निगाहों में तुम काला प्रेत बन जाओगे, क्योंकि कोई भी तुम्हारे पिता की मौत के बारे में नहीं जानता। सब यही समझेंगे कि काला प्रेत किसी कारणवश ही इतने अरसे तक गायब रहा होगा। भारत ने अपने पिता की विशेष पोशाक धारण कर ली। तुमने बिल्कुल ठीक कहा माँ, और अपने पिता के हत्यारों और देश के दुश्मनों से निपटने के लिए भारत काला प्रेत बन गया। अपने पिता के खून का बदला लूंगा, देश के दुश्मनों को जहन्नुम रसीद करूंगा। क्या भारत अपने पिता के कातिलों से बदला ले सका? देश का दुश्मन ब्लैक क्रॉस कौन था? भारत की माँ का क्या हुआ? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़े आगामी सेट की कॉमिक्स देशभक्त काला प्रेत। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में, काला प्रेत में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।